आज से हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें जो पहला चैप्टर है वो सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स से रिलेटेड है, यानी ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन जो नींद इंड्यूस करवाती हैं और आपको सुलाने में मदद करती हैं। इस लेक्चर से पहले ना हमें 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, हमें ये पता होना चाहिए कि सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये वाली मेडिसिन देते क्यों हैं, कि हम क्यों चाहते हैं कि एक बंदा सो जाए। और तीसरा, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्लीपिंग पता होना चाहिए कि नॉर्मली हम कैसे सोते हैं। उसके बाद आपको इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता लगेगा कि ये ड्रग्स जाके हमें कैसे सुलाती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में मेन डिफरेंस क्या है। सिडेटिव्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट के लेवल को कम करती हैं, यानी स्पेसिफिकली सुलाने के लिए नहीं होती हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर गनूदगी पैदा करती हैं, सुलाती नहीं हैं। आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं, काम करती हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है उसे रिड्यूस करती हैं। और जो हिप्नोटिक्स होती हैं ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपको नेचुरल स्लीप की तरह सुलाने के लिए होती हैं। अगर मैं आपको इन दोनों को एक मिसाल से समझाऊं तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आप क्लास के अंदर कोई बोरिंग लेक्चर ले रहे हो तो लेक्चर के दौरान आपको जो जमाइयाँ आती हैं उसके साथ साथ जो नींद के झटके आते हैं वो होते हैं सिडेशन, यानी सिडेटिव एक्शंस। और जब आप रात को अपने बिस्तर पे जाकर सोते हैं और जो नेचुरल नींद आपको आती है उसको हम हिप्नोटिक्स कह सकते हैं। सेडेटिव्स वो वाली ड्रग्स होती हैं विच रिड्यूसेस एक्साइटमेंट लेवल, प्रोड्यूसेस कामिंग इफेक्ट और रिड्यूसेस फेयर एंड रिलैक्स दी बॉडी। आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि सेडेटिव्स ड्रग्स स्पेसिफिकली नींद के लिए नहीं होती हैं, ये हमारी बॉडी को सिर्फ काम करने के लिए होती हैं। लेकिन यही सेडेटिव ड्रग्स अगर हम हाई डोज के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो हिप्नोटिक्स बन जाती हैं, यानी फिर वो आपको सुला भी देती हैं, आपको अनकॉन्शियस लेवल के अंदर ले जाती है। हिप्नोटिक्स कौन सी ड्रग है? हिप्नोटिक्स प्रोड्यूस ड्राउजीनेस, यानी आपके अंदर गनूदगी पैदा कर देंगी, आपको जमाइयाँ वगैरह आएंगी और आप सो जाएंगे। फैसिलिटेट द ऑनसेट ऑफ स्लीप, ये आपको स्पेसिफिकली सुलाने के लिए होती हैं। डेट रिजेंबल दी नेचुरल स्लीप, ये बिल्कुल इसी तरह की नींद इंड्यूस कराती हैं जैसे नेचुरल स्लीप होती है। तो पहली चीज़ हमने पढ़ ली कि सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का मेन डिफरेंस क्या है। दूसरी चीज़, हम ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये वाली ड्रग्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर कोई पेशेंट है जिसे रात को नींद नहीं आती है। हमें पता है कि अगर एक रात भी हमारी नींद पूरी ना हो ना तो अगले दिन हमारी बॉडी पूरी की पूरी अपसेट रहती है, हमारी बॉडी के अंदर एक बेचैनी सी रहती है, किसी काम में भी हमारा दिल नहीं लगता। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रातों को नींद ही नहीं आती है, वो सोने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उनका दिमाग फिर भी जाग रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट को सुलाने के लिए हम इस टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। या कोई ऐसे पेशेंट है जिनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो ऐसे पेशेंट को भी सुलाने के लिए हम इस तरह की ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। या कोई ऐसे पेशेंट है जिन्हें कोई स्ट्रेस है, एनजाइटी है या कोई अदर प्रॉब्लम्स है, यानी कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई फैमिली मैटर है, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया है, इम्तहान में फेल वगैरह हो गया है, इस तरह के अगर कोई इश्यूज़ हैं तो इस तरह के पेशेंट का स्ट्रेस लेवल भी कम करने के लिए हम इस तरह की टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स मेडिसिन का बड़ा मिस यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए इस मेडिसिन को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। सेडेटिव्स और हिप्नोटिक ड्रग्स को हम एंटीजाइलोटिक ड्रग्स भी कहते हैं, यानी ऐसे ड्रग्स जो एंजाइटी को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स आर आल्सो नोन एज एंटीजाइलोटिक ड्रग्स। एंटीजाइलोटिक ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए होती है। क्रोनिक एंजाइटी होती है, एक्यूट एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, यानी स्टेज पे परफॉर्म वगैरह करने से डर लगता है, क्लास में प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है, लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़ होती है, उसके लिए भी हम सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि अगर उन्हें कोई ज़रा सी टेंशन होती है या उनको कोई बुरा भला कह दे, उनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो फ़ौरन वो एक एंजाइटी की टैबलेट ले लेते हैं। तो वो जो एंजाइटी की टैबलेट लेते हैं वो बेसिकली उनको सुलाने के लिए नहीं होती है, वो उनको काम करने के लिए होती है, में सेडेटिव एक्शन होते हैं। इन सेडेटिव्स और हिप्नोटिक से रिलेटेड आपने 2 बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि ये टॉलरेंस डेवलप करती हैं। टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर आपने पहले 2 mg की टैबलेट इस्तेमाल किया है तो महीने बाद आपको 2 mg की बजाय 4 mg इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। और इसके अलावा ये डिपेंडेंस भी डेवलप करती हैं। डिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर आपने 1 महीने तक उस टैबलेट को यूज़ किया तो उसके बाद आपको उस टैबलेट के बगैर नींद ही नहीं आएगी। और दूसरा, एब्रप्ट विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, यानी आप उसको एकदम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको एकदम छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका मूड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, आपको बाइपोलर डिजीजेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये कुछ इसके आप साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं जो आपको सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स से रिलेटेड पता होने चाहिए। डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए, अब हम इनके थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ते हैं।
थेराप्यूटिक यूजेस का मतलब ये है कि हम इनको किन किन मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स को हम सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, कि इसके अलावा भी इसको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसे एपिलिप्सी में, मिर्गी में इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइटी में इस्तेमाल किया जाता है और मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हें किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको आसानी से याद करने के लिए आपने डेज़ीपाम का एक निमोनिक याद कर लेना है, यानी DIAZEPAM। इसमें जेड से कुछ नहीं बनता। बाकी डी फॉर ड्राउजीनेस, यानी गनूदगी तारी करने के लिए होता है, नींद के लिए होता है। फॉर इंसोमनिया, यानी अगर आपको नींद नहीं आती है तो इससे नींद आ जाएगी, क्योंकि मेन इसका काम यही है कि आपको सुलाता है। ए एनजाइटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और एमनीशिया के तौर पे भी। कभी कभी ये हो जाता है कि इंसान कोई चीज़ रख के भूल जाता है या इंसान की थोड़ी थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली जाती है, तो इस कंडीशन को एमनीशिया कहते हैं। ये कुछ भी नहीं बनता। ई फॉर एपिलिप्सी, मिर्गी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिर्गी के लिए जो टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें एंटी कन्वल्जेंट्स भी कहते हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, मिर्गी की एक टाइप होती है जिसका नाम है स्टेटस एपिलेप्टिकस, के अंदर डेज़ीपाम और लोरेज़ीपाम, ये दो टैबलेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। बस सीजर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बॉडी को अगर झटके लगे, मिर्गी के अंदर होता ही यही है कि ओवर फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर झटके लगते हैं। एब्सेंस सीजर, उसमें हम क्लोनेज़ीपाम को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है पी का मतलब है प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन। प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एनेस्थीसिया से पहले ना कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि वो उनमें थोड़ी सी गनूदगी तारी हो जाए, उसके बाद उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो कंप्लीट अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर चले जाएं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिया के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एनाल्जेसिया के लिए हम बेसिकली IV डेज़ीपाम देते हैं। या इसके अलावा ए फॉर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स कंट्रोल भी आते हैं, यानी अगर आपने अल्कोहल वगैरह छोड़ दिया उसके बाद आपकी बॉडी एबनॉर्मली परफॉर्म कर रही है, यानी आपको मूड डिस्टर्बेंस हो गया, आपकी बॉडी सही कंट्रोल नहीं हो पा रही है, आपको डिफरेंट टाइप्स के इशू स्टार्ट हो गए हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग ड्रग्स छोड़ देते हैं तो फिर उनकी बॉडी नॉर्मली परफॉर्म नहीं करती है, तो ऐसे सिम्टम्स को भी डील आउट करने के लिए हम इस ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में M फॉर मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में भी आपने डेज़ीपाम का निमोनिक याद करना है। D फॉर है डिजनेस, इसको लेने से इंसान को चक्कर आ सकते हैं, ड्राउजीनेस, जमाइयाँ वगैरह आ सकती हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में जा सकता है। आई इंक्रीज्ड रिएक्शन टाइम, यानी उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। अगर एपिलिप्सी के लिए उसे इस्तेमाल किया गया तो इंसान लंबे अरसे तक सोया रहेगा। अगर जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया गया तब भी इंसान कंप्लीटली बेहोश रहेगा, तो रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो सकता है। ए फॉर एमनीशिया, आपकी यादाश्त थोड़ी देर के लिए जा सकती है। एटैक्सिया, यानी आपके जो हाथों का और टांगों का कंट्रोल है वो थोड़ी देर के लिए लॉस हो सकता है। जेड से फिर कुछ नहीं बनता। ई फॉर एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, आपका GIT ट्रैक आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। पी फॉर पैराडॉक्सियल CNS स्टिमुलेशन, आपके जो CNS है इनके अंदर कुछ इशू स्टार्ट हो सकते हैं। और अब्यूज़ लायबिलिटी, इसका मतलब यह है कि इंसान उस ड्रग का आदी हो सकता है और एक किस्म का उसे नशे की लत लग जाती है। M फॉर मेमोरी लॉस, उसकी मेमोरी भी लॉस हो सकती है। तो अब हमने उसके डिफरेंसेस पढ़ लिए, थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ ली, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ ली। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स को हमने केमिकल स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहले को हम कहते हैं बारबिचुरेट्स, सेकंड कैटेगरी है बेंजोडाइजिपीन्स और थर्ड कैटेगरी है नॉन बेंजोडाइजिपीन्स। इनमें जो सबसे अच्छी ड्रग है और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है वो बेंजोडाइजिपीन्स है। वजह यह है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम है, और सेकंड वजह यह है कि ये टॉलरेंस और डिपेंडेंस बहुत ही कम डेवलप करती है। थर्ड इसका मेजर इफेक्ट ये है कि अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे पास इसका एंटेगोनिस्ट भी मौजूद है। बाकी जो पहला वाला ड्रग है और तीसरा वाला ड्रग है इसका कोई भी एंटेगोनिस्ट मौजूद नहीं है, इसीलिए हम बेंजोडाइजिपीन्स को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम बारबिचुरेट्स की तरफ आते हैं। बारबिचुरेट्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला है लॉन्ग एक्टिंग, दूसरी है शॉर्ट एक्टिंग, तीसरी कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स 1 से लेकर 3 डेज तक अपना इफेक्ट शो करती हैं। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स तकरीबन 10 से 20 घंटे तक अपना इफेक्ट शो करती हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स तकरीबन 3 से 8 घंटे तक अपना इफेक्ट शो करती हैं। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हम तब इस्तेमाल करेंगे जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होगी, यानी एक बंदा है उसका ऑपरेशन हुआ हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और हम चाहते हैं कि वो फ़ौरन से सो जाए, हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग इस्तेमाल कर लेंगे। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हम कब इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर कोई पेशेंट है जिसे एपिलिप्सी का अटैक आया हुआ है या कोई एंजाइटी अटैक आया हुआ है तो उसके लिए हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग इस्तेमाल कर लेंगे। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग तब इस्तेमाल करेंगे जब पेशेंट है उसने रात को सोना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 से 3 दिनों के बाद सोने वाली टैबलेट लेते हैं, तो वो बेसिकली बारबिचुरेट्स ही होती हैं जो 2 से 3 दिन तक अपना इफेक्ट शो करती हैं
उसके बाद तीसरे दिन उन्हें दोबारा नींद नहीं आती है तो वो फिर एक नींद की टैबलेट लेके सो जाते हैं। जितने भी बारबीचुरेट्स होते हैं उनके एंड में बारबीटोन आता है, ये याद रखना है आपने। तो जो लॉन्ग एक्टिंग होंगी उनकी दो एग्जाम्पल है, फिनोबारबिटोन और मीफोबारबिटोन। शॉर्ट एक्टिंग की एग्जाम्पल है ब्यूटोबारबिटोन, पेंटोबारबिटोन। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की एग्जाम्पल है थायोपेंटोन और मीथोहेक्सिटोन। बारबीचुरेट से रिलेटेड आपने ये बात याद रखनी है कि इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा कम होता है। फिर इस ड्रग्स को आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो आप कोमे में भी जा सकते हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका कोई भी एंटेगोनिस्ट मौजूद नहीं। अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे तो आपको रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, कोई भी एक ऐसी एंटीडोट या ऐसी दवाई मौजूद नहीं होगी जिससे आप ठीक हो सके। तो इसीलिए हम बेंजोडाइजिपीन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बारबीचुरेट से रिलेटेड आपने ये बात याद रखनी है कि ये ड्रग लायबिलिटी प्रोड्यूस करती है, डिपेंडेंस डेवलप करती है। यानी अगर आप इन टैबलेट्स को इस्तेमाल करने के एक बारी आदी हो जाएंगे तो ये नशा बन जाएगी, आपको इसके बगैर नींद ही नहीं आएगी। दूसरी ये बात याद रखनी है कि इन ड्रग्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है। अगर आप इन ड्रग्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप कोमे में भी जा सकते हैं और उसके बाद आपकी डेथ भी हो सकती है। कैटेगरी की जो ड्रग्स है वो है बेंजोडाइजिपीन्स। बेंजोडाइजिपीन्स को भी हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले है हिप्नोटिक्स, दूसरा है एंटी एंजाइटी ड्रग्स, तीसरा है एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। जितने भी बेंजोडाइजिपीन होंगे इनके एंड में जी पाम आएगा, यानी डेजीपाम, फ्लोरेजीपाम, नाइट्राजीपाम, टीमेजीपाम। अगर हम बेंजोडाइजिपीन को एंटी एंजाइटी के तौर पे इस्तेमाल करें तो उनमें ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं? ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, एल्प्राजोलाम, क्लोरोडायाजीपॉक्साइड आती हैं। लास्ट अगर हम इसे एंटी कन्वल्जेंट के तौर पे यानी एपिलिप्सी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करें तो उसमें कोलनाजीपाम, डायजीपाम और क्लोबाजीपाम आती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डायजीपाम होती है उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए डायजीपाम हिप्नोटिक्स के अंदर भी आती हैं और एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स के अंदर भी आती हैं। और जो नॉन बेंजोडाइजिपीन होती है उनमें जोल्पीडेम आती है और जेलिप्लॉन आती है।